लास्ट क्लास में हमने कनेक्शन ऑफ सेल्स इन सीरीज कर लिया था और उस पर हमने क्वेश्चंस भी किया था। और वहां से कंक्लूजन ये आया था कि जब सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस कम होता है उस केस में हम लोग को सेल्स को सीरीज में जोड़ना चाहिए, तो फिर आपको लोड में हेवी करंट मिलेगा। और उस पर हमने क्वेश्चंस किया था और एक बात और बोला था कि कैसे तुमको चेक करना है कि अपने सारे सेल्स को सही सही से जोड़ा है कि नहीं, क्योंकि हमने चेक किया था कि अगर हम कुछ कनेक्शन में गड़बड़ी करते हैं तो फिर हमको जो हाई वोल्टेज जो मेरा पर्पस था वो हो नहीं पाता है। तो तुमको सेल्स को सीरीज में कैसे सही जोड़ते हैं, तो उसके लिए मैंने बताया था कि एक सेल का निगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होना चाहिए, तो हम लोग बोलते हैं मेरा सेल सही सही से हमने जोड़ा है। अब जब हम लोग ये पैरेलल वाला केस लेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हारा केस हो जाएगा डिफरेंस। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो इसमें करेक्शन हम सही तब बोलते हैं जब सारे सेल्स का पॉजिटिव वाला टर्मिनल एक साथ हो और निगेटिव वाला टर्मिनल एक साथ हो, जो कि तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा अभी। तो अभी हम लोग बोलेंगे कि हमने सभी सेल्स को सही सही से जोड़ा है, मेरा जो भी पर्पस था वो अच्छे से अचीव हो सकता है। और उसके लिए मैंने यहाँ पे नोट्स में लिख भी दिया है, देखो यहाँ पे साइड में तुमको दिख रहा होगा कि नोट्स में कि इन पैरेलल पॉजिटिव प्लेट्स टुगेदर नेगेटिव प्लेट्स टुगेदर, और इसको हम लोग बोलेंगे कि मेरा कनेक्शन तब सही था। लेकिन सीरीज वाले में इसके जस्ट अपोजिट था, एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड था। ओके। अब फिर से वही कहानी है मेरा कि हमने कुछ सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट किया है तो उनका हमको फाइंड करना होगा कि उस इन सारे सेल्स के बदले हम लोग को एक सेल लिखना है, और एक सेल का हमको लिखना होगा नेट ईएमएफ और नेट इंटरनल रेसिस्टेंस। तो मैंने इस केस में सिर्फ दो सेल्स लिए हैं ताकि आपका जो एक्सप्रेशन आ पाए वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। हालांकि आप तीन चार भी लोगे तो वैसा ही आता है एक्सप्रेशन, तो इसलिए मैंने दो लिया है कि सिंपल हो जाए अपना डेरिवेशन। ठीक है। तो इसके लिए देखो मैं लिखता हूं कि इन दोनों सेल के बदले मैं एक सेल लिखूंगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ई नेट। इन दोनों सेल का मिला के जो नेट बनने वाला ईएमएफ उसको मैंने नाम दिया ई नेट। और इन दोनों सेल को मिला के जो नेट बनेगा इंटरनल रेसिस्टेंस उसको मैंने लिखा है स्मॉल आर नेट से। और जो मेरा लोड वाला था रेसिस्टेंस वो तो वैसे ही रह जाएगा, कैपिटल आर। अब मान लो कि अगर लोड रेसिस्टेंस में करंट आई था तो हम लोग लिख सकते हैं कि करंट इन लोड रेसिस्टेंस बराबर ई नेट डिवाइड बाई स्मॉल आर नेट प्लस कैपिटल आर। ठीक है। तो ये हुआ अपना कि अगर हम इन दोनों सेल के बदले एक सेल लिखना चाहते हैं। अब देखो तो मैंने यहाँ पे कुछ कहानी भी लिखा है कि कंसीडर टू सेल्स ऑफ ईएमएफ ई1 एंड ई2 एंड इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर1 एंड स्मॉल आर2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल फुल स्टॉप। अ लोड रेसिस्टेंस कैपिटल आर इज कनेक्टेड अक्रॉस बीई, बीई नोड सबको दिख रहा होगा, एंड आई इज करेंट इन लोड रेसिस्टेंस। अच्छा एक बात तो हम लोग और ध्यान से देखना कि हमने जो दो सेल्स लिए थे उनको हमने सही सही किया था कनेक्ट, मतलब दोनों का पॉजिटिव जो था टर्मिनल वो हमने रखा एक साथ और दोनों का जो नेगेटिव टर्मिनल वो हमने रखा था एक साथ एक तरफ। तो जैसे इनका था कनेक्शन वैसे ही जो मेरा नेट सेल आएगा उसका भी हम लोग को कनेक्शन वैसे ही करना होगा। देखो हमने क्या किया है कि जो मेरा मतलब कि हम लोग इसको बोलेंगे नोड बी और इसको हम बोलेंगे नोड ए, कि जो मेरा नेट सेल बनने वाला है उसका भी पॉजिटिव आपका आएगा टर्मिनल बी की तरफ, मतलब बी से होगा कनेक्टेड। और सॉरी सॉरी ए नहीं होगा, ये तो एफ होगा ना, एफ या ई लिख दो, यहाँ पे ई लिखो आप लोग, एफ नहीं ई होगा। बी, देखो बी पे आने वाला है पॉजिटिव एंड और आपका जो ई वाला जाएगा उस तरफ जाएगा आपका नेगेटिव एंड। तो सिंपल सी कहानी ये है। और ये जो I1 और I2 है वो इंडिविजुअल सेल्स ने जो करंट सप्लाई किया है वो हमने लिखा है कि I1 पहला सेल था उसने करंट सप्लाई किया है और I2 जो दूसरा सेल था उसने करंट सप्लाई किया है। और टोटल करंट जो आपका लोड रेजिस्टेंस में वो है I। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं वी कैन राइट कि I इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, ये हमने कैसे किया, हमने केसीएल यूज कर लिया है नोड बी पे। अब हम लोग जा रहे हैं अप्लाई करने केवीएल। अच्छा अब सवाल उठ रहा हो कि हम लोग ये केवीएल क्यों यूज कर रहे हैं, तो मेरा पर्पस ये है कि नेट ईएमएफ फाइंड करना। तो उसके लिए हम लोग पहले लोड रेसिस्टेंस में करंट फाइंड करेंगे और फिर उस करंट को हम लोग इससे कंपेयर करेंगे, तो इसलिए हम केवीएल यूज कर रहे हैं। अप्लाई केवीएल इन, मैंने बोला है लूप ए बी सी डी ई एफ ए, सबको ये लूप दिख रहा होगा, सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखो। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेल के ईएमएफ से और मैं जाऊंगा इस तरफ। देखो वहां पे मैंने नाम दे दिया है ए से बी में जा रहा हूँ, ए से बी फिर बी से सी। तो सबसे पहले हमको सेल मिला ई वन, तो उसका हो जाएगा प्लस ई वन, फिर आपका हो जाएगा माइनस आई आर,
और फिर उसके बाद हो जाएगा माइनस I1 R1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से मैं लिख सकता हूं कि I1 इक्वल टू ई माइनस आई इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल R1। इसको मैंने मान लिया है इक्वेशन 1। सिमिलरली मैं बोलूंगा कि अप्लाई केवीएल, जो एक और लूप आपका बच गया था, तो एक और लूप जो बचा हुआ है, देखो मैं उसका नाम लिखता हूँ। उसका मैंने नाम लिखा है बी सी डी ई बी। सबको लूप यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर मैं वहां भी केवीएल यूज करूंगा, तो वहां पे आएगा E2 माइनस आई इंटू कैपिटल आर माइनस आई इंटू स्मॉल R2 इक्वल टू 0। और यहाँ से हम लोग, सॉरी यहाँ पे I2 हो जाएगा, स्मॉल I2 इंटू R2। ओके, और यहाँ से हम लिखेंगे कि I2 इक्वल टू ई माइनस आई इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाई R2। ये इसको आप मान लो इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 था, और मैंने जो पहला जो था इक्वेशन, उसको चलो मैं मान लेता हूँ इक्वेशन ए, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन A1 एंड 2 हम लोग लिख सकते हैं, देखो क्या, कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और जहाँ पे I1 था वहां मैं ये वैल्यू करूंगा पुट, और जहाँ पे I2 था वहां पे मैं ये वैल्यू करूंगा पुट। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे इक्वेशन से I1 और I2 हट जाए, और जब I1 और I2 हट जाएगा तभी हम लोग इस वाले इक्वेशन से कंपेयर कर पाएंगे। देखो ये वाला इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि I इक्वल टू ई माइनस आई इंटू कैपिटल आर बाई R1 एंड प्लस ई माइनस आई आर बाई स्मॉल आर। ये हो गया आपका। इसको मैं और सिंप्लीफाई करूंगा, तो देखो मैं इसको लिख सकता हूँ आई प्लस आई इंटू कैपिटल आर बाई R1 प्लस आई इंटू कैपिटल आर बाई R2 इज इक्वल टू E1 बाई R1। देखो यहाँ पे E1 होगा ना, यहाँ पे E1 होने वाला है, यहाँ पे E2 होने वाला है। तो ये आपका हो जाएगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। देखो यहाँ पे ये E2 होने वाला है, मैंने यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे E2 होगा ये। तो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, ठीक है। अब मैं इसको, और यहाँ से I मैंने ले लिया है कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा एक बात और, आई आई एक मिनट रुको, एक मिनट, आई आर, ये आपका यहाँ पे आने वाला है आई इंटू आर। तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो शायद। यहाँ पे आएगा आई इंटू आर, ठीक है। तो आई जब मैं लूंगा कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल आर प्लस, यहाँ पे आ जाएगा, नहीं नहीं, एक मिनट यार, सॉरी, ये ठीक था, यहाँ पे केवल आई ही होगा, यहाँ पे केवल आई ही होगा। थोड़ा सा तुम लोग ध्यान देते रहना, यहाँ पे आई ही होगा केवल। और हाँ, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ रहेगा आई, सॉरी यही आर नहीं रहेगा। हाँ, मैं यहाँ से लूंगा कॉमन आई, हाँ ठीक है, मैं यहाँ से लूंगा कॉमन आई, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, अच्छा यहाँ पे ले लो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आई हमने लिया कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस, और यहाँ पे लिया मैंने कॉमन कैपिटल आर, तो ये आपका हो जाएगा 1 बाई स्मॉल R1 प्लस 1 बाई आर स्मॉल R2। अब ठीक है, एंड ये हो जाएगा इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया आई के लिए। अब मैं यहाँ से लिखूंगा आई इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। सब लोग इसको ध्यान से देखते रहना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। डिवाइडेड बाई 1 प्लस R इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये मेरा आया है करेंट, और मैंने कहा था कि इसको मैं कंपेयर करूंगा, इस करेंट को मैं इस करेंट को कंपेयर करूंगा इस इक्वेशन से। देखो यहाँ पे जो तुमको दिख रहा होगा राइट साइड में, मैं इससे कंपेयर करने वाला था, लेकिन मैं इसको अभी कंपेयर नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करूँ फिर कंपेयर करूंगा। मैं क्यों और कर रहा हूँ सिंप्लीफाई, वो तुमको आगे चल के अभी समझ में आ जाएगा। तो चलो पहले मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ। तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने किया क्या, देखो, तो ऊपर और नीचे 1 बाई स्मॉल R1 प्लस 1 बाई स्मॉल R2 से मैंने डिवाइड कर दिया है। इसका मतलब कि मैं यहाँ पे लिखूंगा E1 बाई स्मॉल R1 प्लस E2 बाई स्मॉल R2 डिवाइडेड बाई 1 बाई स्मॉल R1 प्लस 1 बाई स्मॉल R2, और ऐसे ही मैं करूंगा डिवाइड नीचे में भी। तो देखो वहां से आ जाएगा 1 बाई स्मॉल R1 प्लस 1 बाई स्मॉल R2 एंड प्लस कैपिटल आर। सब लोग एक बार इसको 1 मिनट का टाइम लो, और सब लोग इसको एक बार चेक करो कि ये तुम लोग को समझ में आया कि नहीं, कि मैंने कैसे किया। 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 से मैंने बस डिवाइड कर दिया है ऊपर और नीचे। चेक करो सब लोग।
अब मैं बोल रहा हूँ कि तुम अब इसको करो कंपेयर। अब इसको करो कंपेयर कि आई बराबर मतलब करेंट इन लोड रेसिस्टेंस बराबर सेल का नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाई सेल का नेट इंटरनल रेसिस्टेंस एंड प्लस कैपिटल आर। अब देखो तुमको साफ साफ यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि कैपिटल आर यहाँ भी है, कैपिटल आर हमको यहाँ भी दिख रहा है, और ये स्मॉल आर नेट है। ये क्या है? ये स्मॉल आर नेट मतलब कि जो हमने सेल को जोड़ा है तो इस सेल को जोड़ने के बाद उनका इंटरनल रेसिस्टेंस का जो नेट कॉम्बिनेशन आने वाला है। और हमने तुमको साफ साफ यहाँ दिखाया कि हमने सेल्स को जोड़ा था पैरेलल में। देखो हमने सेल्स को जोड़ा है पैरेलल में, तो ये E1 था, ये का E2 था, और ये था R2। तो अगर सेल्स पैरेलल में है तो इनका जो इंटरनल रेसिस्टेंस आने वाला है वो भी होगा पैरेलल में। मतलब कि मैं तुमसे अगर पूछूं कि इनके इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा, तो सवाल होगा, सॉरी आंसर होगा कि 1/स्मॉल r नेट इज इक्वल टू 1/स्मॉल r1 प्लस 1/स्मॉल r2। और मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि आर नेट बराबर इसका हम कर देंगे रेसिप्रोकल, हो जाएगा 1/1/r1 प्लस 1/r2। और देखो ये यहाँ पे वही आया हुआ है कि 1/1/r1 प्लस 1/r2। मतलब ये जो है ना 1/1/r1 प्लस 1/r2, दिस इज नथिंग बट सेल का नेट इंटरनल रेसिस्टेंस। ओके, तो हमको यहाँ से क्या मिला कि सेल का नेट इंटरनल रेसिस्टेंस इज 1/1/r1 प्लस 1/r2। और ये फॉर्मूला से तुम लोग कंफ्यूज मत होना, ये सिंपल है, फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेल्स मेरे पैरेलल में थे तो उनका जो नेट इंटरनल रेसिस्टेंस आएगा वो भी मेरे को पैरेलल वाले फॉर्मूले से ही आएगा, तो मैंने बस वही किया है। आप चाहो तो इसको सिंपली स्मॉल r1 इंटू स्मॉल r2 बाई स्मॉल r1 प्लस 1 प्लस r2 भी कर सकते हो आप, तो उसमें कोई चाप की बात नहीं है। बस मैंने यहाँ पे शो करने के लिए ऐसा लिखा है इस फॉर्म में। ठीक है ना सबको? बोलो। ओके, और कैपिटल आर तो था ही, मतलब कि हम यहाँ से बोलेंगे कि नेट ईएमएफ ऑफ सेल इस, देखो क्या है, E1/r1 प्लस E2/r2 डिवाइडेड बाई 1/r1 प्लस 1/r2। दिस इज द नेट ईएमएफ ऑफ द सेल। ये तुम्हारा है नेट सेल का ईएमएफ, कि जब सेल्स आपके पैरेलल में कनेक्टेड हो और उनका नेट ईएमएफ फाइंड करना हो तो आप लिखना E1/r1 मतलब जिस सेल का ईएमएफ बाई उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, प्लस सिमिलरली दूसरे सेल का ईएमएफ बाई उसका इंटरनल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहाँ से आपको मिलेगा सेल का नेट ईएमएफ। ओके, अच्छी बात है। मतलब कि अब जो मैं सर्किट लिखता है यहाँ पे, ई नेट, स्मॉल आर नेट, और ये कैपिटल आर, और इसमें करंट फाइंड करना हो तो सिंपली जो हमको ई नेट मिला है आर नेट मिला है तो हम लोग कर लेंगे ई नेट बाई स्मॉल आर नेट प्लस आर। मतलब कि जब आपके ऐसे अगर सेल्स आपको पैरेलल में दिखें तो आप उस क्वेश्चन को, एक जो हमने पहले केवीएल मेथड से सॉल्व किया था लूप लगा के, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप उस सेल का नेट फाइंड कर लो, ईएमएफ उनका नेट फाइंड कर लो, इंटरनल रेसिस्टेंस, तो आप इससे भी फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको केवीएल से ही सॉल्व करना आसान होता है, जो हमने किया था। अगर तुमको किसी क्वेश्चन में, किसी अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुमसे सेल का नेट ईएमएफ पूछा है तभी तुम लोग ये मेथड से सॉल्व करना, नहीं तो केवीएल वाला जो मेथड है वो ज्यादा अच्छा होता है। ओके, चलो, तो ये हमने फाइंड कर लिया। हाँ, तो चलो ये हमने देख लिया कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे सेल का ईएमएफ। अब मान लो कि अगर तीन सेल होता, अगर तीन सेल होता तो हम लोग क्या करते कि ई नेट बराबर E1/r1 प्लस E2/r2 प्लस E3/r3 बाई 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, वैसे ही करते, इसमें कोई चाप की बात नहीं। तो ये हो गया आपका ईएमएफ। अब जरा ध्यान से देखो कि अगर सिर्फ दो सेल रहे, और 99% चांस है कि अगर क्वेश्चन आएगा भी तो दो सेल वाला ही आता है, वो लोग ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को नहीं करता है, तो वो लोग दो सेल ही देगा। तो अगर सिर्फ दो सेल है तो हम लोग लिखेंगे ई नेट। देखो मैं इससे को थोड़ा सा चाहता हूँ सिंप्लीफाई करना, तो सब लोग इसको सिंप्लीफाई करना, क्या वैल्यू आएगा मैं वो सिर्फ लिखता हूँ। वो वैल्यू आपका आएगा E1/r2 प्लस E2/r1 डिवाइडेड बाई, देखो तो क्या आएगा, मेरे ख्याल से आएगा R1 प्लस R2, पर चेक करो तो, देखो ये आना चाहिए E1/r2 बाई E2/r1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। मतलब कि जब हमने दो सेल को, दो सेल और जिनका जो नेट ईएमएफ, सॉरी दो सेल्स को हमने पैरेलल में जोड़ा था और उनका ईएमएफ सेम नहीं था, या मेरे सेल्स जो थे वो आइडेंटिकल नहीं थे, तो उनका जो ई नेट आने वाला है वो आपका आएगा E1/r2 प्लस E2/r1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। और सही है, यही आएगा, तुम लोग एक बार इसको चेक कर लेना। और जो इसका स्मॉल आर नेट आएगा मतलब कि नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, वो तो सिंपल आपका R1/r2 बाई R1 प्लस R2, क्योंकि दोनों पैरेलल में थे। पक्का? ठीक है, ओके ओके ओके।
अब चलो, अब हम लोग देखते हैं कुछ स्पेशल केसेज। अच्छा, सीबीएसई वाले थोड़ा इस पे फोकस करना, और वेस्ट बंगाल वाले, क्योंकि जो अपना ये है आईएससी, उसमें अगर बोर्ड्स में क्वेश्चन आता भी है तो वो तुम्हारा आता है फ्रॉम स्पेशल केस, लेकिन सीबीएसई में मैंने क्वेश्चन देखा है कि वहाँ पे ये अलग अलग डिफरेंट वाला ईएमएफ का सेल था, और वहां से वही था क्वेश्चन कि फाइंड द नेट ईएमएफ, तो ये तुमको लिखना होगा। और जो आईएससी में अगर आएगा तो ये जो हम अभी जा रहे हैं बताने, वहां से आएगा स्पेशल केस। और देखो ये क्या है, ये काफी आसान है। ये है कि इफ एन आइडेंटिकल सेल्स, if n identical cells are connected in parallel, अगर जितने सेल्स तुमने कनेक्ट किए हैं सबके सब सिमिलर है, और सबका ईएमएफ है ई, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, तब देखते हैं क्या हो रहा है। और सबको मैंने सही सही जोड़ा है, ठीक है ना, मतलब सबका पॉजिटिव एक साथ, सबका निगेटिव एक साथ, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से उसको गलती कर दूंगा। तो इसको मैंने एन, ऐसे एन सेल्स थे, तो मैंने शो कर दिया, ये आपका एन तक जाएगा, टोटल एन सेल्स थे। ओके। और मान लो कि हमने यहाँ पे लोड रेसिस्टेंस भी एक जोड़ा हुआ है, ऐसा ऐसा हमने लोड रेसिस्टेंस भी जोड़ा हुआ है, और उसमें मान लो करंट आई था। तो मैं तुमसे पूछूं कि इस केस में नेट ईएमएफ कितना आने वाला है, तो आंसर क्या होगा, जो हमने सीखा था, ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू प्लस ई थ्री बाई आर थ्री, और देखो सबका ईएमएफ सेम है ई, और सबका इंटरनल रेसिस्टेंस भी सेम है आर, तो हम सिंपल लिखेंगे ई बाई आर प्लस ई बाई आर, कहाँ तक, एन टाइम्स डिवाइडेड बाई वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू, तो वो भी हो जाएगा वन बाई आर प्लस वन बाई आर एन टाइम्स। मतलब कि देखो, तो ये यहाँ आने वाला है ऊपर में एन ई बाई आर, और नीचे में आने वाला है एन बाई आर। तुम लोग जरा ध्यान से देखो, तो ये यहाँ पे नेट ईएमएफ ई ही आ गया, आया ना, बोलो मेरे को, देखो एक बार चेक करो। मतलब कि अगर तुमने 50 सिमिलर सेल्स को पैरेलल में जोड़ दिया है, तो उसका जो नेट तुमको मिलने वाला है ईएमएफ, वो 50 टाइम्स नहीं होगा, वो एक ही के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे आपको वोल्टेज ज्यादा नहीं मिल रहा है, पैरेलल में जोड़ने से आपको वोल्टेज ज्यादा नहीं मिलता है। और ये मैंने समझाया भी था पहले, क्या होता है पैरेलल में जोड़ने से, आपका सेल का या जो बैटरी आप बनाते हो उसका कैपेसिटी इंक्रीज करता है, वोल्टेज सेम रहता है। मतलब कि आप अगर 3.7 वोल्ट और 2500 मिली एम्पियर आवर के 4 सेल्स को आपने पैरेलल में जोड़ दिया है, तो आपको जो वोल्टेज मिलेगा वो 3.7 वोल्ट ही मिलेगा, लेकिन जो अब आपको जो कैपेसिटी मिलेगा वो आपको मिलेगा 10,000 मिली एम्पियर आवर का, जो कि आप अपना एक पावर बैंक आप बना सकते हो। तो इसीलिए बैटरी का कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम लोग सेल्स को जोड़ते हैं पैरेलल में, और जब हमको वोल्टेज चाहिए ज्यादा तो हम उनको जोड़ते हैं सीरीज में, जो कि हमने सीखा था कि अगर एन सेल्स को आप सीरीज में जोड़ो तो उनका जो वोल्टेज था वो आया था एन टाइम्स ऑफ ई, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज तो ई रह गया भाई। ठीक है, तो इससे आपका कैपेसिटी बढ़ता है जोड़ने से पैरेलल में। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि हमने अगर एन इक्वल सेल्स को पैरेलल में जोड़ा है तो नेट कितना आने वाला है ईएमएफ, ईएमएफ तो इक्वल टू द वन सेल, ठीक है ना, ईएमएफ इज इक्वल्स टू ईएमएफ ऑफ वन सेल, ये आपका यहाँ लिख लो नेट ईएमएफ। ओके, ये हो गया आपका नेट ईएमएफ। लेकिन हमने अगर सेल्स को पैरेलल में जोड़ा है तो भाई आर तो जैसा होता है वैसा ही होगा, तो एन इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल हो जाएगा आपका आर बाई एन। मतलब इन सारे सेल का जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस आने वाला है वो आपका आएगा आर बाई एन। तो अब मैं जरा इसको अगर सर्किट को बनाऊं, तो यहाँ पे जहाँ पे ई नेट था वहां पे तो मैं लिखूंगा ई ही, जहाँ पे स्मॉल आर नेट था वहां पे लिखूंगा स्मॉल आर बाई एन, और जहाँ पे लोड रेजिस्टेंस था वहां पे लिखूंगा कैपिटल आर। अब मैं तुमसे बोलूं कि अभी तुम इसमें करंट बताओ, तो करंट क्या होगा, ई बाई आर बाई एन प्लस कैपिटल आर हो गया। दिस इज द करंट इन द लोड रेजिस्टेंस। ओके, अब जरा चेक करते हैं, अब चलो चेक करते हैं फिर से वही जो हमने वहां पे किया था सीरीज वाले केस में, कि अगर इंटरनल रेसिस्टेंस कम है या फिर ज्यादा है। तो एक बार चेक करते हैं, केस वन, इफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल इज नेग्लेजिबल या बहुत स्मॉल, बहुत स्मॉल है, उस केस में देखो हम लोग, अच्छा अगर तुम मानो तो इस करंट को हम लोग देखो
तो लिख सकते हैं आई इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ ई एंड आर प्लस एन इंटू कैपिटल आर। तो अगर उसका इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत कम था तो हम लोग बोल सकते हैं कि एन इंटू आर इज मच मोर देन स्मॉल आर। तो उस केस में हम लोग एन इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर को लगभग केवल एन इंटू कैपिटल आर ही लिख सकते हैं। उस केस में कितना होगा करंट, देखो उसमें केस में जो करंट आपका आने वाला है इन लोड रेसिस्टेंस वो आएगा एन टाइम्स ऑफ ई एंड एन टाइम्स ऑफ आर। तो एन से एन कैंसल आउट, तो देखो ए आ गया है ई बाई आर। मतलब कि हमको कोई फायदा भी नहीं हो रहा है, करंट क्या मिल रहा है हमको भाई, हमको सेम करंट मिल रहा है कि आप एन सेल को जोड़ दो पैरेलल में या सिर्फ एक सेल को आप जोड़ दो पैरेलल में, आपको करंट उतना ही मिलने वाला था। यहाँ से मेरे कोई फायदा नहीं हुआ है ना, नो फायदा। क्या लिखो यहाँ पे कि लोड करेंट इज सिमिलर एज करेंट फ्रॉम वन सेल। मतलब कि अगर हम लोग वन सेल को भी जोड़ते तो मेरे को इतना ही करंट मिलता, तो कोई फायदा नहीं हुआ। अब देखते हैं कि अगर सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस हाई होता तब क्या होता, केस टू। if internal resistance of cell is very high। तो अगर इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो हम लोग आप बोल सकते हैं कि स्मॉल आर इज मच मोर देन कैपिटल आर। उस केस में हम लोग आर प्लस एन इंटू आर को लगभग लिख सकते हैं खाली स्मॉल आर। और देखो तो तब जो करंट आएगा वो तुम्हारा आएगा एन इंटू ई बाई स्मॉल आर। मतलब अभी क्या हो रहा है कि अभी जो हमको लोड रेसिस्टेंस से करंट मिलेगा वो मिलेगा एन टाइम्स, करेंट हो गया है अपना एन टाइम्स ऑफ सिंगल सेल, एन टाइम्स ऑफ करेंट फ्रॉम सिंगल सेल। मतलब कि हमने यहां से क्या सीखा कि अगर आपका सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस ज्यादा है तो फिर आप सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करो, फिर आप सेल्स को पैरेलल में करो कनेक्ट, तो फिर आपको फायदा मिलने वाला है, जो आपका लोड रेसिस्टेंस था उसमें हाई करंट मिलने वाला है। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे कंक्लूजन कि इफ इंटरनल रेसिस्टेंस cell is high, then for a strong current in a load resistance, cells should be connected in parallel। तो ये तुम लोग याद रखना। देखो ये हुआ है जब सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस हाई हो तब जोड़ेंगे पैरेलल में, और लास्ट क्लास में हमने किया था कि जब सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस कम होता है तब हमको उसको जोड़ना चाहिए सीरीज में। तो इंटरनल रेसिस्टेंस कम हो तो सीरीज में, ज्यादा हो तो पैरेलल में। ठीक है, कहानी बोलो जल्दी से। अच्छा, अब जो तुम्हारा नोट्स में मैं जो पॉइंट लिखने जा रहा हूं कि अगर मान लो तुम गलती से तुमने किसी सेल को गड़बड़ कनेक्ट कर दिया, जैसे मान लो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, हमने कहा था कि जब हम लोग पैरेलल में सेल्स को जोड़ते हैं तो सबका पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ और सबका नेगेटिव टर्मिनल एक साथ होना चाहिए, लेकिन आपने मान लो अगर गलती से कोई उल्टा सीधा जोड़ दिया, जैसे देख लो मान लो अगर ऐसा जोड़ दिया तुमने, और एक और लगा लो, आप चाहो तो दो भी छोड़ सकते हो। कुछ ऐसा मेरा था, और यहाँ पे हो गया तुम्हारा लोड रेसिस्टेंस। ये जो एक्स्ट्रा इधर लाइन आया है इसको हटा देता हूँ मैं, एक्स्ट्रा लाइन नहीं होगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसको मान लो नोड ए, इसको मान लो नोड बी। और ये हो गया तुम्हारा E2R2 और ये तुम्हारा हो जाएगा E3R3। अब देखो ध्यान से, तो हमने क्या किया यहाँ पे कि आप मान सकते हो कि दो सेल को हमने जोड़ा है सही से, क्योंकि देखो एक वाला ये वाला उल्टा हो गया है, तो जो हम लोग ज्यादा जिस तरफ जोड़े हैं हम लोग उसी को सही मानते हैं। तो हम लोग जो E1 और E3 का कनेक्शन है हम लोग उसको सही मान के चल रहे हैं, और वो जो E3 था उसको हम लोग गलत मान के चल रहे हैं। ठीक है ना, तो उस केस में अब जो तुमको ई नेट मिलने वाला है, तो जिसको भी तुमने गलती से जोड़ा है या जिसका भी कनेक्शन रॉन्ग है ना, उसमें तुम कर देना माइनस साइन। मतलब देखो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने सीखा था कि अगर ये सारे के सारे होते सही सही कनेक्टेड तो हम लिखते ई नेट बराबर E1 प्लस R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 डिवाइडेड बाई
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये तब होता है जब सबके सब सही के सही होते, करेक्ट, सबका पॉजिटिव एक साथ होता है और सबका निगेटिव एक साथ होता है। लेकिन यहाँ पे एक का जो निगेटिव है वो दो के पॉजिटिव के साथ है, और वो हमने माना है E2 सेल, तो मतलब कि जहाँ पे E2 था वहां पे आप लगा दो माइनस है। ये बस हो गया। मतलब अब जो हमको नेट मिलने वाला है ईएमएफ वो कुछ ऐसा मिलने वाला, कुछ कम मिलेगा। तो कुछ आपको ऐसा मिलेगा E1/R1 माइनस E2/R2 प्लस E3/R3। अब हो सकता है कि ये करने के बाद मेरा E2 बाई, या ऐसे सोचो कि अगर ये मेरा हमने माइनस साइन के साथ लेने के बाद हो सकता है कि आपका जो टर्म ऊपर में है उसका पूरा का पूरा वैल्यू आ जाए माइनस में। तो वो तब होगा जब E2/R2 का वैल्यू E1/R1 और प्लस E3/R3 से ज्यादा हो जाए। तो उस केस के लिए ऐसा अपने को कोई कंफ्यूजन ना हो, उसको करने के लिए हम लोग यहाँ पे मॉड यूज करते हैं, कि आपको बस इसका मॉड वाला वैल्यू यूज करना है, जस्ट एक वैल्यू इसका। आपको यहाँ पे E1/R1 माइनस E2/R2 प्लस E3/R3 करना है, इसका वैल्यू जो भी है अगर माइनस में भी आ जाए तो आपको प्लस में ही लेना है, उसका पूरे का मॉड लेना है आपको। ठीक है, बोलो। हाँ, जिसका उल्टा किए उसको ले लेना निगेटिव में। और नीचे में तुम्हारा जो जहाँ पे R1 R2 था वहां पे तुमको प्लस नहीं करना है, वहां पे कोई कष्ट नहीं है, तुमको साइन बस वहां करना है कंसिडर जहाँ पे मेरा सेल का आता हो ईएमएफ। ठीक है, ओके। चलो एक क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। चलो हमको फाइंड करना है, फाइंड ई नेट एंड स्मॉल आर नेट। चलो तो सबको दिख रहा है कि तीन सेल हमने जोड़ा है पैरेलल में, लेकिन देखो यहाँ पे सबको एक लफड़ा और ऐसा लग रहा होगा कि मैंने दो सेल का इंटरनल जो था रेसिस्टेंस वो लिया है लेफ्ट साइड में, और एक का ले लिया है राइट साइड में। तो इससे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, आप इसको शिफ्ट कर सकते हो। मतलब कि आप इसको सिंपली ऐसे बना सकते हो, ये 3 वोल्ट और 1 ओम, ये आपका 4 वोल्ट, और ये 2 ओम, ये आपका 6 वोल्ट और 1 ओम। अब सबके मन को शांति आई होगी कि अब ठीक है, अब हमको समझ में आ गया कैसे करना है। तो ये हो गया 1 ओम। अब देखो ध्यान से, तो ये जो पहला सेल था और ये जो तीसरा सेल है उसका निगेटिव और निगेटिव एक साथ है, लेकिन ये जो दूसरा वाला सेल है उसका पॉजिटिव वाला, मतलब इसको आप मान लो तो अगर ए और इसको आप मान लो तो बी, तो पहले और तीसरे सेल का निगेटिव वाला है कनेक्टेड ए से, लेकिन दूसरे सेल का पॉजिटिव वाला कनेक्टेड है ए से। मतलब कि हम मान सकते हैं कि जो मेरा दूसरा सेल था वो हमने गलती से रॉन्गली कनेक्ट कर दिया है। तो इस केस में जो ई नेट आने वाला है वो हम लिखेंगे मॉड ऑफ E1/R1। तो देखो 3/1 माइनस E2/R2, तो 4/2, जिसको मैंने किया है गलती से कनेक्ट उसको मैं ले लूंगा माइनस में, तो माइनस 4/2 प्लस 6/1 एंड डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/1। अब इसको करो सिंप्लीफाई तो हो जाएगा 3 - 2 प्लस 6, और ये तुम्हारा हो जाएगा 2 प्लस 2 1/2 5/2। हाँ हेलो। देखो तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया मॉड में, तो ये हो जाएगा 6 + 3 9 - 2 7। तो मॉड 7 वो प्लस में ही आ रहा है तो कोई चाप है नहीं अपने को, 5/2। तो आपका हो जाएगा 14/5। 14/5 आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 2.8 वोल्ट। तो ई नेट आपका आ गया है 2.8 वोल्ट। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग जो नेट ईएमएफ बनाएंगे, हम लोग जो नेट ईएमएफ बनाने वाला है ए और बी के बीच में, उसका किस तरफ, मतलब कि इस जो नेट आपका सेल बन रहा है उसका किस तरफ आएगा पॉजिटिव और किस तरफ आएगा निगेटिव। तो सुनो ध्यान से, अगर तुम ध्यान से एक बार देखो तो E/R1 एंड मतलब E1/R1 और E3/R3 इन्होंने डोमिनेट किया था ओवर E2/R2। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरफ E1 और E3 का था
पोलैरिटी वैसा ही मेरा नेट पोलैरिटी भी आने वाला है। तो मतलब कि इस तरफ आएगा माइनस, इस तरफ आएगा प्लस, और जो आपका स्मॉल आर नेट था, तो ये आपका हो गया ई नेट कितना आया बोलो, ई नेट आपका आ जाएगा 2.8 वोल्ट। अब आप यहाँ से फाइंड कर लो स्मॉल आर नेट, तो स्मॉल आर नेट के लिए आप बस यूज कर लो पैरेलल का फॉर्मूला। तो 1/r स्मॉल आर नेट इक्वल टू 1/r1, तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/1 है, तो ये आपका 2/5 आएगा। वेरी गुड, यहाँ से आर नेट आने वाला है 2/5 ओम, तो मतलब यहाँ लिखूंगा मैं 2/5 ओम, दिस इज द आंसर। ठीक है ना। अब देखो कैसे मैंने इस सेल का बोला कि किस तरफ आने वाला है निगेटिव और किस तरफ आने वाला है पॉजिटिव, उस पर ध्यान देना, क्योंकि E1/R1 प्लस E3/R3 ज्यादा था देन E2/R2, तो इसलिए जिस तरफ जैसा E1 और E3 था वैसा ही मेरा नेट बनने वाला है। ठीक है, ओके, चलो ये है क्वेश्चन। ठीक है, हमने यहाँ पे दो सेल लिया है और तुमको देखो कुछ कुछ पूछा है कि इन द गिवन सर्किट फाइंड VA माइनस VB, तुमको ए और बी दिख रहा होगा, ए और बी उस दोनों सेल का टर्मिनल वोल्टेज होगा, या फिर जो तुमको बीच में 6 ओम वाला रेजिस्टेंस दिख रहा है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी VA माइनस VB ही होगा, क्योंकि वो भी ए और बी के क्रॉस ही कनेक्टेड है। फिर तुमसे पूछा है I1 I2 और और I1 और I2 और I का तुमको डायरेक्शन पहले से मेंशन किया हुआ क्वेश्चन में। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर मैं तुमसे I1 I2 और I पूछूंगा तो तुम केवीएल से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, एकदम उसमें कोई चाप नहीं है, सब लोग केवीएल लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अभी हमने एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल वाला सीखा है तरीका, तो उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखो, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि पहला सेल उसका ईएमएफ 6 वोल्ट, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, नहीं 12 ओम है, सॉरी 12 ओम है वो 12 ओम है, मैंने 1 लिख दिया। दूसरा सेल देखो उसका 4 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम ही है, और देखो ध्यान से तो इससे दूसरे सेल का निगेटिव वाला कनेक्टेड है बी से, और पहले सेल का जो पॉजिटिव वाला था वो था बी के तरफ, मतलब कि मेरा सेल को हमने अपोजिट पोलैरिटी के साथ जोड़ा है। तो इसको मैं थोड़ा सा लिख सकता हूँ ऐसे, देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, मैंने इसको लिख दिया 4 वोल्ट और इसका 4 ओम, और ये मेरा हो गया लोड रेसिस्टेंस। अब देखो आप तुमको सही सही दिख रहा होगा, हो गया। अब ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये I1, ये I2 और ये I, तो बिल्कुल आप इसमें केवीएल तो यूज कर ही सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं तुम इसको सॉल्व करो नेट ईएमएफ वाले मेथड से। तो चलो पहले फाइंड करते हैं कि क्या आने वाला है नेट ईएमएफ। तो लिखेंगे मॉड E1/R1, तो 6/12, मैंने इसको माना है प्लस में 6/12 को, कि हमने वो हम मान के चल रहे हैं सही है, तो मैं लिखूंगा माइनस, देखो यहाँ पे हो जाएगा 4/4 एंड बाई 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/12 प्लस 1/4। ओके, मतलब ये तुम्हारा आ जाएगा 1/2 माइनस 1 का मॉड बाई यहाँ पे 12 और 4 कैल्सियम हो जाएगा 12, और ये तुम्हारा आ जाएगा 1 प्लस 3। ओके, अब देखो तो यहाँ पे 1/2 माइनस 1 तुम्हारा आने वाला है -1/2, और -1/2 क्या शो कर रहा है कि आपने जिसको उल्टा मान के रखा था वही कर रहा है डोमिनेट, आपने जिसको उल्टा मान के रखा है वही डोमिनेट कर रहा है। ओके, अच्छी बात है। तो हो गया वो -1/2 एंड डिवाइडेड बाई ये आपका हो जाएगा 3+1 3+1 1 1 4/12 1/3 1/3, मतलब ये आपका आने वाला है 3/2 वोल्ट, ये आपका आने वाला है 3/2 वोल्ट। और जो मेरा नेट ईएमएफ बनने वाला है वो कैसा बनेगा, जिस तरफ हमने माना था 4 वोल्ट का, मतलब कि कुछ ऐसा बनेगा नेट ईएमएफ। देखो दिस इज द नेट ईएमएफ, तो कितना आएगा 3/2 वोल्ट। और अब फाइंड कर लो तुम इन दोनों सेल को मिला के क्या बनने वाला है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो 12 और 4 पैरेलल में, तो 12 इंटू 4/12 प्लस 4 3 आने वाला है, तो आएगा 3 ओम, एंड ये आपका था लोड रेजिस्टेंस 6 ओम का। तो आप लोग सॉल्व हो ही जाएगा। तो हम लोग फाइंड कर लेंगे कि करेंट इन लोड रेजिस्टेंस आई था, तो आई बराबर ईएमएफ 3/2/3+6, मतलब कि 3/18, 3/18 या फिर आपका आ जाएगा 1/6 एम्पियर। तो ये तुमको मिल गया वैल्यू ऑफ आई, ये तुमको मिल गया वैल्यू ऑफ आई। अब जैसे ही हमको वैल्यू ऑफ आई मिल गया, देखो ये था ए नोड ए और ये था नोड बी, हमसे वी ए माइनस वी बी पूछा है,
तो वी ए माइनस वी बी के लिए हम लोग सिंपल लिखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड रेसिस्टेंस, तो आई इंटू आर, तो आई था 1/6 एंड इंटू 6 तो 1 वोल्ट। पक्का ना? बोलो। अब देखो तो तुमसे क्वेश्चन में I1 और I2 भी पूछा है, तो मैं तुमको सजेस्ट करना चाहूंगा कि I1 और I2 फाइंड करने के लिए तुमको फिर से इस सर्किट का यूज करना, पहले वाले सर्किट का। वो कैसे करेंगे हम लोग? तो देखो जो पहला सेल था ऊपर 6 वोल्ट वाला, उसके अंदर करंट है तुम्हारा निगेटिव टू पॉजिटिव, तो वो भी वो करंट सप्लाई ही कर रहा था। तो वहां पे तुम लिखना क्या कि वी ए माइनस वी बी, हम लोग लिख सकते हैं कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू E1 माइनस आई वन इंटू आर स्मॉल, हाँ बिल्कुल। और ऐसा ही करना यूज तुम दूसरे सेल के लिए भी, तो वहां से भी तुमको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो वहां से तुमको अब देखो तो हमको वी ए माइनस वो वीबी का वैल्यू पता है, तुम पुट करना। 1 वोल्ट अभी आया था, वहां से तुमको आई वन और आई टू मिल जाएगा। मैं उसका आंसर लिख देता हूँ। आई वन का वैल्यू आएगा, आई वन तुम्हारा आने वाला है 7/12 एम्पियर, और आई टू आएगा 3/4 एम्पियर। तो तुम उसको घर पे सॉल्व करना, ठीक है। और इसमें मैंने दो लिया है सर्किट, दोनों ही सर्किट में दो सेल्स हैं, 6 वोल्ट और 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस और 9 वोल्ट और 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस। दोनों सर्किट में हमने सेल्स लिया है सिमिलर। बस डिफरेंस इतना है कि पहले केस में देखो तो मैंने सेल को जोड़ा है ऐसे ताकि दोनों का जो आपका था ईएमएफ वो ऐड अप हो जाए, और सेकेंड केस में जो मैंने जोड़ा है सेल को ऐसे कि उनका जो था ईएमएफ वो आपको ऐड ना हो, मतलब कि मैंने गलती से उनको जोड़ दिया है। और ये सब, और ये दोनों सेल्स हैं सीरीज में, ठीक है। और तुमको दोनों ही केस में इस एमीटर का रीडिंग और इस वोल्ट मीटर का रीडिंग फाइंड करना है। मेरा आप सजेशन मानो तो आप यहाँ पे केवीएल से सॉल्व कर लेना। यहाँ पे आपको नेट वो जो है था ईएमएफ, आप उससे भी कर सकते हो, या ज्यादा अच्छा होगा आप केवीएल से फाइंड करना। और हमने माना है कि एमीटर और वोल्ट मीटर आइडियल था, मतलब कि जो एमीटर है उसका कोई भी रेसिस्टेंस नहीं था, और जो वोल्ट मीटर था उसका इनफाइनाइट रेसिस्टेंस था। तो वोल्ट मीटर में कोई भी करंट नहीं जाएगा, जो भी करंट आपका होगा उस वो इस सर्किट में भी होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो तुम लोग बस इसको सॉल्व करना और हमको बताना रीडिंग ऑफ एमीटर, तो जो करंट होगा वो देगा रीडिंग ऑफ एमीटर, और रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर देगा कि जो सेल के अक्रॉस का टर्मिनल वोल्टेज है। सॉल्व करियो, मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ। पहले केस में आंसर आएगा 1.5 वोल्ट एंड 7.5 एम्पियर। दूसरे केस में क्वेश्चन आएगा, सॉरी आंसर आएगा क्वेश्चन 7.5 वोल्ट एंड 1.5 एम्पियर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बोर्ड्स के लिए है, तुम लोग इसको ट्राई करना। चलो, तो अपना इसमें इस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का लास्ट जो कहानी है वो है मिक्स कॉम्बिनेशन। मिक्स कॉम्बिनेशन का मतलब ये होगा कि हम लोग यहाँ पे सीरीज में भी जोड़ेंगे और पैरेलल में भी जोड़ेंगे। और मिक्स कॉम्बिनेशन में जो हम लोग केस लेंगे वो अपना आसान होगा, मतलब कि आसान होने का मतलब ये होगा कि हम लोग जो भी सेल्स लेंगे वो सारे के सारे सेल्स होंगे आइडेंटिकल सेल्स। तो हम लोग चाहते हैं कि मेरा जो कैलकुलेशन हो आसान हो, तो इसलिए हम सभी सेल्स लेंगे आइडेंटिकल सेल्स, जो कि हमारे रियल लाइफ में होता है। मतलब कि जो अपना पावर बैंक का आप ले लो, बैटरी होता है, या जो लैपटॉप का होता है बैटरी, उसमें सीरीज और पैरेलल दोनों में ही होता है कनेक्टेड, कि आप चाहते हो कि आपको ज्यादा वोल्टेज भी मिले और ज्यादा कैपेसिटी भी मिले, फिर आपको सीरीज और पैरेलल दोनों में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन लिया है उसमें मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिया है एन कॉलम्स एंड एन रोज, एन कॉलम्स एंड एम रोज। इसका मतलब ये होगा कि मैं पहले एन आइडेंटिकल सेल्स को जोड़ूंगा सीरीज में, और सबको मैं जोड़ रहा हूं सही सही, गलती नहीं जोड़ रहा हूं किसी को भी। पहले मैं एन आइडेंटिकल सेल्स को जोड़ूंगा सीरीज में, सबको देखो यहाँ पे ऐसा, एन तक, ये एन सेल्स। तो ये बनाए हमारे एन कॉलम्स। इसके बाद हमने ऐसे ऐसे एम्स लिए, मतलब ऐसे ऐसे एम रो हमने लिया है। एम रो का मतलब ये हुआ कि इनको मैं लूंगा पैरेलल में, इन सबको कंबाइन करके जो आ रहा है एम रोज, ऐसे एम। यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ सिर्फ दो, लेकिन मैंने वहां लिखा है कि वो एम तक आपका जाएगा, फिर वैसा ही रहेगा। और यहाँ भी ये एन। ये सबको आया ना समझ में कि ये कैसा है अपना कॉम्बिनेशन? बोलो तो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब एन सेल सीरीज में पहले, और फिर वैसा हमने एम टाइम्स उसको कर दिया कंबाइन।
ओके, वेरी गुड। और मैंने यहाँ पे ले लिया है आपका लोड रेसिस्टेंस कैपिटल आर। फिर से वही हमको फाइंड करना है नेट ईएमएफ। तो मान लिया मैंने करंट इसमें आई। अब देखो ये एकदम ही आसान है। हमको पता है कि जब हम लोग एन सेल्स को जोड़ते हैं सीरीज में और सबको अच्छे से जोड़ते हैं, सबको सही से जोड़ते हैं, तो उनका नेट कितना आता है? उनका नेट आता है यूएफ ई, चाहे एन टाइम्स ऑफ ई, एन टाइम्स ऑफ ई। मतलब कि इन सबका मिला के हम लिखेंगे एन टाइम्स ऑफ ई, इस सबका मिला के हम लिखेंगे एन टाइम्स ऑफ ई। मतलब कि हम लिखेंगे यहाँ पे देखो एन एन टाइम्स ऑफ ई। और वैसे ही जो इसके आपके एन सेल्स थे तो उनका जो इंटरनल वाला होगा रेजिस्टेंस वो भी हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ आर। वैसे ही हमने जितने रोज लगाए थे यहाँ पे, जितने भी एम रो तक, सबका ऐसा ही कहानी चलेगा, एन ई एंड एन आर। तो ये मैंने अभी कहानी यूज किया, कंसेप्ट यूज किया सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब तुम इसको मान लो, अब इसको तुम मान लो कि एम आइडेंटिकल सेल, एम, अब तुम मानो कि एम आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो मैंने इसको कितने अच्छे से सिंप्लीफाई कर लिया, पहले जो हमने लिया सीरीज के लिए, अब मैं ले रहा हूं कि आप मान लो कि ऐसे एन ई ईएमएफ के एम सेल्स हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो हमको पता है कि जब हम लोग आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में जोड़ते हैं तो ईएमएफ चेंज नहीं करता है, तो ईएमएफ एन इंटू ई ही रह जाएगा। मतलब अब जो आपका नेट बनने वाला है ईएमएफ आपका वो एन टाइम्स ऑफ ई ही रह जाएगा। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस जो था वो होता था कि आपने कितने सेल्स को पैरेलल में जोड़ा था, ठीक है ना। मतलब कि आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस आने वाला है वो आपका आएगा एन इंटू आर बाई एन। किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। एन इंटू आर, एन आर इक्वल रेजिस्टेंस को हमने एम पैरेलल में जोड़ा, एम नंबर्स को पैरेलल में जोड़ा, तो उनका नेट आ जाएगा एन आर बाई एम। और यहाँ पे आ जाएगा अपना लोड रेजिस्टेंस। बोलो तो सब लोग। ओके, मतलब कि हम यहां से लिख सकते हैं कि करेंट बराबर नेट ईएमएफ तो एन टाइम्स ऑफ ई, एंड नेट इंटरनल रेसिस्टेंस इज एन आर बाई एम प्लस कैपिटल। दिस इज द करेंट। नेट ईएमएफ जो हमको मिला है वो मिला है एन इंटू आर, नेट इंटरनल रेसिस्टेंस जो मिला है वो मिला है एन आर बाई एम। ओके, ओके, अच्छी बात है। तो इन जनरल लाइफ में हमारा ये ऐसा होता है मिक्स कॉम्बिनेशन। और जनरली हम लोग आइडेंटिकल सेल्स ही जोड़ते हैं, और आइडेंटिकल सेल्स ही जोड़ने चाहिए आपको। ओके, अब देखो यहाँ पे तो आर नेट आ गया एन आर बाई एम। ओके ओके, ई नेट आ गया एन इंटू आर। अब देखते हैं करेंट कितना आता है। तो करेंट आएगा अ, देखो मैं उसको यहाँ से करता हूँ सिंप्लीफाई, हो जाएगा एम एन ई डिवाइडेड बाई एन इंटू स्मॉल आर प्लस एम इंटू कैपिटल आर। सब लोग चेक करते रहना। ये है करेंट इन लोड रेसिस्टेंस, करेंट इन लोड रेसिस्टेंस। ओके, अच्छी बात है, हमको मिल गया करंट। अब मैं चाह रहा हूं कि ये करंट हो जाए मैक्सिमम। हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो लोड रेसिस्टेंस में करंट है हम चाहते हैं उसको मैक्सिमम बनाना। मेरे को कुछ ऐसा जरूरत पड़ गया है, हम चाहते हैं उसको मैक्सिमम बनाना। तो देखो सिंपल सी कहानी ये है कि करंट आई विल बी मैक्सिमम। देखो यहां से बहुत ही एक खूबसूरत चीज सामने आने वाला है। करंट आई विल बी मैक्सिमम व्हेन एन इंटू स्मॉल आर प्लस एम इंटू कैपिटल आर ये हो जाए मिनिमम। ये सबको पता होगा कि अगर मेरे को करेंट को करना है मैक्सिमम तो मेरे को ये वैल्यू करना होगा मिनिमम, ठीक है ना, बोलो। ओके, तो हमको एन इंटू स्मॉल आर प्लस एम इंटू कैपिटल आर को करना है मिनिमम। अब देखो ध्यान से कैसे करें उसको मिनिमम। तो मैंने बोला कि वी कैन राइट, मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ रीअरेंज। तो वी कैन राइट एन इंटू स्मॉल आर प्लस एम इंटू कैपिटल आर को मैं इसको लिख सकता हूँ। देखो तुम लोग इसको तो देखना ध्यान से, स्मॉल एम इंटू आर माइनस स्मॉल एम टू कैपिटल आर का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर रूट ऑफ एम एन कैपिटल आर स्मॉल आर। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तुम लोग अपने घर पे सिंप्लीफाई करना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके देखना कि फिर से तुम्हारा एन इंटू स्मॉल आर प्लस एम इंटू कैपिटल आर ही वो आ जाएगा, ठीक है ना, बोलो। ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब हमको इसको करना है मिनिमम, तो इसको करना है मिनिमम। तो हमने देखा भाई, देखो ना तो एम होगा जीरो, ना तो एन होगा जीरो, ना तो आपका मतलब ये टर्म आपका
जीरो नहीं आने वाला है। और ये दोनों टर्म हमने ऐड किया हुआ है, मतलब कि अगर ये वाला टर्म मेरा हो जाए जीरो, ये पहला टर्म अगर हो जाए जीरो, तो हम क्या बोलेंगे कि मेरा एन इंटू स्मॉल आर प्लस एम इंटू कैपिटल आर का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा। पक्का ना, बोलो तो, कर सकते हैं ना? ओके, मतलब कि यहाँ पे हमको करना है, इसको करना है जीरो। तो ये जीरो तभी होगा व्हेन एन इंटू स्मॉल आर बराबर एम इंटू कैपिटल आर। देखो सब लोग ध्यान से, ये जीरो तभी होगा व्हेन एन इंटू स्मॉल आर इक्वल टू एम इंटू कैपिटल आर। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि कैपिटल आर बराबर एन इंटू स्मॉल आर बाई एम, कैपिटल आर बराबर एन इंटू स्मॉल आर बाई एम। और ये है तुम्हारा खूबसूरत रिजल्ट, दिस इज खूबसूरत रिजल्ट। ये कैसे, तो मैं तुमको अभी समझा रहा हूँ। तुम लोग ध्यान से देखो, तो जब हमने सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड किया था, जब हमने सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड किया तो कितना आया था देखो, तो वो एन इंटू स्मॉल आर बाई एम आया था, मतलब वो यही आया था। सब लोग देखो ध्यान से कि हमने जब सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड किया था तो वो आया था एन इंटू स्मॉल आर बाई एम। और हम देख रहे हैं कि लोड रेसिस्टेंस में मैक्सिमम करंट तब होगा जब लोड रेसिस्टेंस का वैल्यू नेट इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर हो जाए। देखो तो है ना, सब लोग बोलो, देखो, अरे है ना? ओके, ओके ओके। मतलब हम लोग यहां से लिखेंगे कि करेंट इन लोड रेसिस्टेंस विल बी मैक्सिमम when load resistance is equal to the net net internal resistance। इन इन अदर टर्म्स तुम इसको बोल सकते हो, इन अदर टर्म्स। हाँ नहीं भाई, कैसे 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 हो जाएगा जीरो? अरे, अगर लोड रेसिस्टेंस जीरो हो गया तो फिर करंट चेक कर तो तू एक बार, क्या बात कर रहा है यार। हाँ, तब भी करंट तुम्हारा मैक्सिमम नहीं होगा अगर तुमने लोड, अच्छा अब मान ले कि देख, तू बोल रहा है कि आप लोड रेसिस्टेंस को ही कर लो जीरो, और हम क्या बोल रहे हैं कि मेरे को लोड रेसिस्टेंस में करंट चाहिए, तो हम तो उसको लगाएंगे ही ना। हाँ, तो तो हमको लोड रेसिस्टेंस लगाना भी है और उसमें मेरे को मैक्सिमम करंट भी चाहिए। मतलब हमको पंखा चलाना है या कुछ भी ऐसा मेरे को अप्लायंस यूज करना है, पंखा नहीं चलाना है यहाँ पे, तो मान ले कुछ ऐसा हम लोग यूज करते हैं, ऐसा डीसी सर्किट जहाँ पे हम करते हैं, यूज करते हैं, तो हमको लोड भी लगाना है और मेरे को मैक्सिमम करंट भी चाहिए। तो उस केस में हमको होना क्या चाहिए कि हमने बोला कि लोड का रेसिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू द नेट इंटरनल रेसिस्टेंस। हाँ, और बोलते हैं कि इन अदर टर्म्स एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बराबर इंटरनल रेसिस्टेंस। इस केस में करंट मेरे सर्किट में सबसे ज्यादा मिलने वाला है, और इसी पे तुम्हारा बेस्ड होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, अगर किसी ने सुना होगा तो। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम मतलब कि मेरे सर्किट में मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफर होता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। तो दिस इज द बेस ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। हालांकि तुम्हारे सिलेबस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पे ज़्यादा चर्चा नहीं है, वो तुमको करना होता है इन हायर स्टडी। फिलहाल तुम लोग जान लेना कि यही होता है तुम्हारा मैक्सिमम ट्रांसफर थ्योरम, इसी पे बेस्ड होता है कि व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, देन power will transferred to the circuit will be maximum और current in the load resistance will be maximum। ठीक है, सबको याद रहेगा? ठीक है, तो हमने तो ये सीख लिया कि कब करंट होने वाला है मैक्सिमम। तो अब जरा फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट। अब जरा वैल्यू फाइंड करते हैं कि उस मैक्सिमम करंट का वैल्यू क्या आने वाला है। तो देखो, हमको पता था कि आई क्या आ रहा था, देखो तो आई था एम एन ई बाई, देखो सब लोग यहाँ ध्यान से इसको देख लो, यहाँ पे आई बराबर, हाँ हाँ तुम हाँ ठीक है, तुम इसको याद रखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको। तो मेरा जो आई था, लिखता हूँ मैं पहले आई के लिए, वो था एम एन ई डिवाइडेड बाई स्मॉल एन का एन इंटू स्मॉल आर प्लस एम इंटू कैपिटल आर। और मैक्सिमम करंट तब होगा जब कैपिटल आर बराबर एन आर बाई एम, मतलब जहां पे आपका कैपिटल आर था वहां,
पुट कर दो एन आर बाई एम, तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा एम एम एन ई बाई, हाँ देखते हैं, एन इंटू स्मॉल आर प्लस एम एन इंटू एन आर बाई एम, ये तुम्हारा आ जाएगा एम एन ई, एम से एम कैंसल आउट, यहाँ हो जाएगा टू एन आर, मतलब कि एम ई बाई टू आर, एम ई बाई टू आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट। या फिर तुम अगर चाहते हो कि हम लिखे मैक्सिमम करंट का वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ कैपिटल आर, तो तुम वो भी लिख सकते हो इन द टर्म ऑफ कैपिटल आर। तो जहां पे स्मॉल है आर है वहां पे कर दो पुट एम इंटू कैपिटल आर बाई एन, तो तुम्हारा आ जाएगा एम ई बाई टू एम इंटू आर बाई एन, एम से एम कैंसल आउट, हो जाएगा एन इंटू ई बाई टू आर। तो ध्यान से देख लो इसको एक बार, दोनों ही तुम्हारा वैल्यू है मैक्सिमम करंट का, एक है इन द टर्म ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल और दूसरा था इन द टर्म ऑफ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऑफ लोड। याद रहेगा ना ये सब कहानी? दैट इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे ना, तो या तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मीटर ब्रिज या और पोटेंशियोमीटर, या फिर एक और अपना सर्किट वाला क्वेश्चन बाकी रह गया है जिसमें रेसिस्टेंस के साथ कैपेसिटर भी आएगा। तो वो अपना क्वेश्चन सर्किट पे ही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले उसको खत्म कर लेता हूँ, पहले हम लोग सर्किट वाला क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर में। ठीक है, तो देखते हैं, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।